स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेट केमिस्ट्री बाई केवी। स्टूडेंट्स, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है रिफाइनिंग। यानी हमने पहले के लेक्चर में दो प्रोसेस देख ली थी, जिसमें हमने पहला देखा कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी अयस्क का सांद्रण, हिंदी वाले लिखेंगे। उसके बाद हमने दूसरा प्रोसेस कौन सा देखा, रिडक्शन ऑफ ओर यानी अयस्क का अपचयन, अयस्क का अपचयन। अब हमें जो तीसरा मेथड पढ़ना है जो है रिफाइनिंग। क्या है? रिफाइनिंग ऑफ ओर। हमने ये दोनों मेथड पढ़ लिए थे ऊपर वाले। कंसंट्रेशन ऑफ ओर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हम लोगों ने दो मेथड कौन से पढ़ लिए थे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर और रिडक्शन ऑफ ओर। आज हमें पढ़ना है रिफाइनिंग ऑफ ओर, यानी ओर की रिफाइनिंग कैसे की जाती है। रिफाइनिंग को हिंदी में रिफाइनिंग ही बोलते हैं। तो ये आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। अब अपना टॉपिक क्या स्टार्ट हो रहा है, रिफाइनिंग ऑफ ओर। देखिए, ये जो टॉपिक है थोड़ा थ्योरेटिकल बेस्ड टॉपिक है, तो मैंने रिडक्शन के अंदर कुछ रिएक्शंस थी उनको छोड़ दिया है। तो आप लोग उन रिएक्शंस को हमारे नोट्स से पढ़ सकते हैं। आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, या तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इंस्टा पे मैसेज करके भी पा सकते हैं। जहाँ तक हो सके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज नहीं तो कल मिल जाएगा, अगर हम अपलोड करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आप लोग पहले देख लीजिएगा, और कल जो टॉपिक आएगा, कल एक जो आएगा अपना लेक्चर, उसके अंदर आपको पूरा का पूरा जो मेटलर्जी का टॉपिक है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो वहां से डाउनलोड कर लेना, जो भी रिएक्शन है उनको देख लेना, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है उन सबको देख लेना, हैंड रिटन नोट से वो। तो देखिए, रिफाइनिंग ऑफ ओर ये हमें आज पढ़ना है। तो देखिए, रिफाइनिंग ऑफ ओर में क्या करते हैं, हमने रिडक्शन ऑफ ओर से क्या ले ली, मेटल ले ली। क्या ले ली? मेटल ले ली। लेकिन इस मेटल में आप लोगों को पता है अभी भी कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, कुछ इम्प्योरिटीज अभी भी प्रेजेंट है, यानी अभी भी कुछ अशुद्धियां प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ से जो मेटल ली वो मेटल हम रिफाइनिंग ऑफ ओर में लेके आएंगे, ताकि ज़्यादा वो मेटल है जो साफ हो जाए और हमें एक प्योर मेटल मिल जाए। तो देखिए क्या होता है इस रिएक्शन में, हम क्या करेंगे, क्रूड मेटल से क्या बनाएंगे, प्योर मेटल। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, अशुद्ध धातु से क्या बनाएंगे, हम शुद्ध धातु बनाएंगे। तो देखिए, इस क्रूड मेटल से हमें प्योर मेटल बनानी है। क्रूड मेटल से प्योर मेटल बनानी है, इसके लिए हमें बहुत सारी टेक्निक लगानी पड़ेगी, बहुत सारी विधियां लगानी पड़ेगी। इसे फैक्ट्री में ले जाना पड़ेगा और वहां पे रिफाइन करना पड़ेगा। तो फैक्ट्री में कौन कौन सी हम मेथड अप्लाई करते हैं वो एक बार लिख लेते हैं। इसके लिए हम 6 मेथड अप्लाई करते हैं। अलग अलग मेथड है, एक मेथड अलग होगा, दूसरा अलग होगा, तीसरा अलग, सारे मेथड अलग अलग हैं, लेकिन सब मेथड से हमें फाइनली शुद्ध धातु प्योर मेटल मिल जाती है। तो देखिए, वो 6 मेथड कौन कौन से हैं। पहला जो मेथड है वो है लिक्वेशन। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, द्रवीकरण। हिंदी वाले लिख लेना द्रवीकरण। तो देखिए, पहली जो विधि हो जाएगी लिक्वेशन। तो हमें लिक्वेशन में पढ़ना है कि ये जो हमने मेटल ली इसमें हमने लिक्वेशन अपनाई और हमें क्या मिल गई, शुद्ध धातु। तो इसे पढ़ना है। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे डिस्टिलेशन। दूसरा क्या पढ़ेंगे, डिस्टिलेशन। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, डिस्टिलेशन को शायद आसवन बोलते हैं। आप लोग देख लेना एक बार हिंदी में डिस्टिलेशन को क्या बोलते हैं। बेटर डिस्टिलेशन ही रहता है अगर आप बोलो तो। हिंदी में आप लोग इसे देख लेना, डिस्टिलेशन को क्या बोलते हैं, शायद आसवन ही बोलते हैं। तो ये हो गया आसवन। फिर देखिए, जो तीसरी मेथड है, तीसरी मेथड होगी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, तो ये हो गई इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। देखिए, फोर्थ जो मेथड होगी वो है जोन रिफाइनिंग।
हिंदी वाले लिखेंगे क्षेत्रीय रिफाइनिंग। फिफ्थ जो मेथड होगी वो होगी वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज हिंदी वाले क्या लिखेंगे, वाष्प अवस्था रिफाइनिंग। और लास्ट होगी क्रोमेटोग्राफी। लास्ट क्या होगी, क्रोमेटोग्राफी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, क्रोमेटोग्राफी ही बोलते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे 6 टेक्निक ले ली। कितनी टेक्निक ले ली, 6 टेक्निक ले ली। इन सबको हमें एक एक करके पढ़ना है। यानी सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, लिक्वेशन यानी द्रवीकरण। लिख लिया होगा आप लोगों ने। देखिए हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, लिक्वेशन यानी द्रवीकरण। नाम से ही पता लग रहा है लिक्वेशन में क्या होगा। देखिए इसमें हम एक भट्टी लेते हैं यानी एक फर्नेस लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आग ही आग है। ये क्या है, भट्टी है यानी ये फर्नेस है। और इस फर्नेस का नाम क्या होता है, रिवर बोटेरी फर्नेस। हिंदी वाले भी क्या लिखेंगे, रिवर बोटेरी भट्टी। अब देखिए इसका नाम रिवर बोटेरी फर्नेस क्यों है, क्योंकि जो इसका आकार होता है वो जहाज की तरह होता है। किसकी तरह, इसका जो आकार होता है वो रिवर की तरह होता है यानी नदी की तरह होता है। नदी में जैसे पानी जाएगा इसमें भी मेटल पिघल के निकल जाएगी। यहाँ पे हम मेटल को रखते हैं। ये क्या है, अपनी अशुद्ध धातु है। यहाँ अशुद्ध धातु को रखा तो देखिए जैसे यहाँ से ये धातु आएगी तो यहाँ से गर्म हो रही है ये धातु। जैसे यहाँ से गर्म होगी तो जो मेटल होगी वो तो पिघल के आगे की तरफ आ जाएगी। मेटल मेटल तो पूरी पिघल के यहाँ पे इकट्ठी हो गई, लेकिन जो अशुद्धियाँ होगी वो अशुद्धियाँ देखिए इतनी नहीं पिघल पाएगी, तो वो अशुद्धियाँ हैं जो यहीं पे रह जाएगी। यानी अशुद्धियाँ इस सतह पे ऐसे आपको दिखाई देगी और जो मेटल होगी वो पूरी की पूरी इकट्ठी हो जाएगी यहाँ पे। तो आप लोग समझ सकते हैं हम लोगों ने किस प्रकार अलग किया कि ये जो थी ये मेटल हमें अलग से मिल गई। अब ये मेटल क्या है, प्योर मेटल है। क्या है ये, प्योर मेटल। और जो अशुद्धियाँ थी वो ये रही यहाँ पे बिखरी हुई। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इन्हें अलग कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो लिक्वेशन मेथड है, ये जो द्रवीकरण का मेथड है वो हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो द्रवीकरण का जो मेथड है ये लो मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल पर ही लागू होता है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, ये जो विधि है कम गलनांक वाली धातुओं पर ही लागू होता है। किस पे लागू होता है, कम गलनांक वाली धातुओं पे ही ये मेथड लागू होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात करते हैं कि वो कम गलनांक वाली धातुएं कौन सी है। तो कम गलनांक वाली धातुएं होती है टिन, लेड, मरकरी। यानी टिन, लेड, मरकरी पर हम कौन सी विधि लगाएंगे रिफाइनिंग के लिए, लिक्वेशन मेथड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि टिन, लेड और मरकरी पर द्रवीकरण विधि ही क्यों लगाई जाती है। तो आप लोग क्या बोलोगे, क्योंकि उनका जो गलनांक है वो बहुत ही कम होता है। या ऐसे पूछा जा सकता है कि द्रवीकरण की विधि है जो कौन सी धातुओं पर लगाई जाती है। तो आप क्या बोलोगे, टिन, लेड और मरकरी। तो इस प्रकार आप लोगों ने ये शुद्ध धातु को प्राप्त कर लिया, यानी हमें फाइनली प्योर मेटल मिल गई। अब हमारा काम क्या होता है, कंप्लीट। और इस प्योर मेटल को उठा के मार्केट में आप कहीं पे भी सप्लाई कर सकते हो। इस प्रकार हमने प्योर मेटल इस मेथड से बना ली। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। देखिए दूसरा मेथड अपना है डिस्टिलेशन। क्या है दूसरा मेथड, डिस्टिलेशन। देखिए डिस्टिलेशन में क्या होता है, इसमें भी हम गर्म ही करते हैं। तो देखिए क्या होता है डिस्टिलेशन में, डिस्टिलेशन में हमने ये कोई इस प्रकार मेटल को भर के रखा है, फिर हमने यहाँ से इसको गर्म किया। ये हमने इसको क्या दे दी, हीट दे दी, इसको गर्म कर दिया। देखिए हमने इसको यहाँ से गर्म कर दिया, फिर यहाँ से हमने एक ट्यूब लगाई, एक नलिका लगाई। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक टब टाइप
संरचना लगा ली। अब देखिए क्या होता है, जब हम इसमें अशुद्ध धातु भरते हैं, क्या भरते हैं, अशुद्ध धातु, हमने यहाँ पे क्या भर ली, इम्प्योर मेटल, हमने क्या भर ली, इसमें इम्प्योर मेटल को भर लिया। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से इम्प्योर मेटल को भरने के बाद हमने इसे गर्म किया। जैसे ही हम यहाँ से गर्म करेंगे तो जो मेटल होगी, क्या होगी, मेटल, वो मेटल तो यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से इस टब में पहुँच जाएगी और जो अशुद्धियाँ होगी वो इतनी गर्म नहीं हो पाएगी। तो जो अशुद्धियाँ हैं वो अशुद्धियाँ इसके अंदर ही पड़ी रहेगी, जबकि जो मेटल थी, जो धातु थी, वो यहाँ से होते हुए इस टब के अंदर पहुँच जाएगी। तो देखिए इस टब में हमें क्या मिल गई, प्योर मेटल मिल गई। क्या मिल गई, प्योर मेटल। जबकि आपकी अशुद्धियाँ हैं वो कहाँ पे रह गई, इसी के अंदर ही रह गई। इस प्रकार हम यहाँ से प्योर मेटल को अलग कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो डिस्टिलेशन है वो किस पे वर्क करता है। तो ये डिस्टिलेशन लो बॉइलिंग पॉइंट वाली धातुओं पर ही वर्क करेगा। जैसे लिक्वेशन किसके ऊपर वर्क कर रहा था, लो मेल्टिंग पॉइंट यानी कम गलनांक पे वर्क कर रहा था, वैसे ही डिस्टिलेशन लो बॉइलिंग पॉइंट वाली धातुओं पे वर्क करेगा। यह आप लोगों को समझना है कि लो क्वथनांक वाली जो धातुएं हैं उन्हीं के ऊपर क्या करेगा, डिस्टिलेशन वर्क करेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाली धातुएं हैं वो कौन सी है, तो देखिए वो होती है जिंक, कैडमियम। कौन सी होती है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो डिस्टिलेशन से हम जिंक, कैडमियम और मरकरी को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, यानी प्योर मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है जिंक, कैडमियम, मरकरी के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे, तो क्या लिखना है, डिस्टिलेशन। टिन, लेड, मरकरी के लिए कौन सा अपनाना है, तो लिक्वेशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार ये वर्क करता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, लो बॉइलिंग पॉइंट पे ये वर्क करेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो देखिए थर्ड जो रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जो आप 10th क्लास से ही पढ़कर आए हो। जल्दी से शेयर कर दो पहले तो, फटाफट से जल्दी से शेयर कर दीजिए। देखिए थर्ड जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, थर्ड जो टेक्निक है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, विद्युतीय रिफाइनिंग। देखिए क्या होता है, 10th क्लास से पढ़ के आए हैं आप लोग क्या लेते हैं, एक टब लेते हैं जिसमें आप लोग एक एनोड बनाते हैं। एनोड को थोड़ा बड़ा बनाना, और एक क्या बनाते हैं आप लोग, कैथोड बनाते हैं। देखिए ये हमने एनोड और कैथोड ड्रॉ कर लिए। यहाँ से हमने क्या दे दी, ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी। अब हम क्या लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं इसके अंदर। ये क्या है, विलयन है इसके अंदर। अब देखिए बात आती है कि ये एनोड है, जो एनोड किसका बना हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए एनोड इम्प्योर मेटल का बना हुआ होता है। हमें इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल ही तो बनानी है, अशुद्ध से शुद्ध बनाना है। तो अशुद्ध मेटल हमारी कहाँ पे है, यहाँ पे है एनोड पे, और ये कैथोड पे क्या है, शुद्ध मेटल। जो हमें मेटल अलग करनी है ना, उसका पहले से हमें कैथोड के ऊपर प्योर मेटल लगाना पड़ेगा। तो ये क्या है, प्योर मेटल है, ये क्या है, शुद्ध मेटल। हिंदी वाले लिखते रहना साथ साथ। तो ये क्या हो गई, अशुद्ध धातु का बना हुआ कैथोड एनोड हो गया, और ये शुद्ध धातु का बना हुआ कैथोड हो गया। अब बात आती है कि ये जो विलयन है वो क्या है। तो ये विलयन भी क्या है, जो धातु हम प्योर बना रहे हैं उसी का विलयन है। तो ये क्या है, उस मेटल का ही विलयन है। तो क्या लिखोगे, मेटल सॉल्यूशन, यानी धातु का विलयन है। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ से लाइट प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होता है, समझना। देखिए ये जो एनोड वाली जो मेटल है वो क्या होगी, इसमें थोड़ी अशुद्धियाँ भी हैं, इम्प्योर है मतलब इसमें अशुद्धियाँ भी है और धातु भी है। जैसे ही हम यहाँ से
ये जो स्विच है ऑन करेंगे तो क्या होता है, यहाँ से जो प्योर मेटल होती है वो तो कैथोड की तरफ चली जाती है और जो अशुद्धियाँ होती है वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। अशुद्धियाँ यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी जैसे स्विच ऑन करेंगे तो, और जो ये वाली मेटल है प्योर वो कैथोड के ऊपर जमा हो जाएगी और फिर हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इस कैथोड को बाहर निकाल के जो मेटल है उसको अलग कर लेंगे। तो इस प्रकार हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है। बात ये आती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किन मेटल में होती है, तो कौन सी मेटल में होगी, जिंक एंड कॉपर में। किस में होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जिंक एंड कॉपर में हो सकती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को कंप्लीट करवाना है। अब बात आती है फोर्थ टेक्निक की, जो है जॉन रिफाइनिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिफाइनिंग है और जो आजकल की जो फैक्ट्रीज है उनमें जॉन रिफाइनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जॉन रिफाइनिंग है जो मॉडर्न टाइप की रिफाइनिंग है। किस टाइप की रिफाइनिंग है, मॉडर्न टाइप की रिफाइनिंग है जॉन रिफाइनिंग। अब देखिए जॉन रिफाइनिंग हिंदी वाले क्या लिखेंगे, क्षेत्रीय रिफाइनिंग लिख लेना आप लोग। क्या लिखेंगे, क्षेत्रीय रिफाइनिंग। अब देखिए हम बात करते हैं जॉन रिफाइनिंग में होता क्या है। देखिए जॉन रिफाइनिंग पहले तो लिख लो, मॉडर्न टाइप है ये। क्या है ये, मॉडर्न टाइप है यानी आधुनिक टेक्निक है। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या आती है, ये है कि इसमें क्या होती है, इम्प्योरिटी जो होती है वो मोर सोल्यूबल होती है। इम्प्योरिटी मोर सोल्यूबल यानी जो अशुद्धियाँ हैं वो ज़्यादा घुली हुई होगी, अशुद्धियाँ ज़्यादा सोल्यूबल होगी मेटल की तुलना में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें इसमें क्या करना है। तो जो मोर सोल्यूबल होती है वो क्या होती है, इम्प्योरिटी। अब हमें समझना है कि यहाँ पे ये वर्क कैसे करेगी। तो देखिए जो जॉन रिफाइनिंग होती है नाम से ही पता लग रहा है। देखिए हमने ये इम्प्योर मेटल का टुकड़ा लिया। क्या लिया, इम्प्योर मेटल का ये टुकड़ा है। इसमें पूरे में क्या है, इम्प्योर मेटल है यानी मेटल भी है और इसमें अशुद्धि भी है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ, इस मेटल के चारों तरफ एक इस प्रकार का हम क्या लगा लेते हैं, गोले टाइप संरचना लगा लेते हैं यानी हीटर जैसी संरचना। ये क्या है, हीटर जैसी संरचना है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है, आपकी इम्प्योर मेटल है। क्या है, ये इम्प्योर मेटल है। अब देखिए क्या होता है, इस इम्प्योर मेटल को आप लोगों को क्या करना है, प्योर में बदलना है। तो आप लोग क्या करेंगे, एक गोले जैसी संरचना है यानी ये हीटर है। ये जो क्या है, पूरी की पूरी क्या है, मान लीजिए हीटर की रिंग है। ये क्या है, रिंग है। और किसकी रिंग है, हीटर की। तो जैसे ही ये मेटल हम इस हीटर की रिंग के अंदर यूं इस प्रकार से प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होता है, ये गर्म होगी, मेटल क्या होगी, गर्म। जैसे ही मेटल गर्म होगी तो देखिए क्या होती है, जो प्योर मेटल होगी वो पिघलते हुए एक साइड में आ जाएगी और जो इम्प्योरिटीज होगी वो एक साइड में रह जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये डायग्राम क्या कहना चाहता है। तो इस प्रकार हमने इम्प्योर मेटल ली और ये क्या है, हीटर है। क्या बोलोगे इसे, हीटिंग एपरेटस बोल दो या हीटर बोल दो। ये क्या है, हीटर है यानी गर्म करने वाला है। तो इस प्रकार यहाँ पे जैसे ये हीटर में गर्मी ज़्यादा होएगी तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से मेटल एक साइड में इकट्ठी हो जाएगी। तो मेटल एक साइड में इकट्ठी हो गई और यहाँ पे क्या है, अशुद्धियाँ हैं, इम्प्योरिटीज़ है। इसका मतलब हमें मेटल साइड में मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस हीटर को बंद करेंगे और इसको पूरे को बाहर निकालेंगे। अब हमें पता है यहाँ पे मेटल इकट्ठी हुई है तो हम इसे यहाँ से काट देंगे तो हमें ये मेटल अलग मिल जाएगी। तो इस प्रकार हम क्या कर देंगे, मेटल को इम्प्योरिटीज से अलग कर देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जॉन रिफाइनिंग। बस ध्यान रखना, जॉन रिफाइनिंग, क्षेत्रीय रिफाइनिंग किस पे वर्क करती है, इम्प्योरिटी मोर सोल्यूबल देन मेटल। इस पे वर्क करती है कि इम्प्योरिटी जो होती है ज़्यादा घुली हुई होती है। इस सिद्धांत पे काम करता है जॉन रिफाइनिंग। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। फिर हम चलते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग की तरफ। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हाँ। तो देखिए अब हम चलते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग की तरफ। फिफ्थ जो टॉपिक है अपना,
देखिए फिफ्थ टॉपिक है वेपर फेज रिफाइनिंग, वाष्प अवस्था रिफाइनिंग। देखिए वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या करना है हमें। देखिए वेपर फेज रिफाइनिंग में हमें जो हमारी मेटल मिली हुई है, हमारे को क्या मिली हुई है, इम्प्योर मेटल मिली हुई है, इम्प्योर मेटल मिली हुई है। इसको हमें क्या करना है, प्योर में बदलना है। किस में बदलना है, प्योर में बदलना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो अपनी मेटल लेते हैं उसको वोलेटाइल नेचर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी उसको वाष्प अवस्था में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी मान लीजिए हमने क्या करा, यहाँ पे निक्कल लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लिया, निक्कल लिया, या हमने जिरकोनियम लिया, या हमने टाइटेनियम लिया। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि निक्कल अभी क्या है, इम्प्योर है। ये तीनों ही अभी क्या है, इम्प्योर है। तो देखिए निक्कल हमने ली, निक्कल क्या है, अभी इम्प्योर है। इस इम्प्योर निक्कल को हमें प्योर में बदलना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे इसे हम रिएक्शन करवा के किसी इच्छित वाष्पित पदार्थ में बदल देंगे, यानी वोलेटाइल कंपाउंड में बदल देंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस निक्कल की रिएक्शन इस प्रकार करवा देते हैं। हमने निक्कल की रिएक्शन इस प्रकार करवाई तो यहाँ से आप लोग जानते हैं ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, एक कंपाउंड बन गया। अब ये जो कंपाउंड है वो क्या है, वोलेटाइल है। क्या है ये कंपाउंड, वोलेटाइल है। अब क्या होता है, इस कंपाउंड को हम गर्म कर देते हैं। इस कंपाउंड को हम क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। हमने क्या दे दिया, इसको हीटिंग दे दी, बहुत ही ज़्यादा इसको गर्म कर दिया। तो यहाँ से क्या होगा, गर्म करने पर देखिए क्या होगा, यहाँ से ये निकल है जो अलग हो जाएगा, और ये जो ये जो CO है वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इस प्रकार हमें फाइनली निकल मिल गई। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वेपर फेज में क्या करना है, एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाना है, एक इच्छित पदार्थ बनाना है। उस पदार्थ को आप लोगों को क्या करना है, गर्म करना है, और वो निकल या अपना जो भी अशुद्धि है उसमें टूट जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि जिरकोनियम को हम कैसे शुद्ध करेंगे। तो देखिए हमने लिया ये जिरकोनियम, क्या लिया, जिरकोनियम। इस जिरकोनियम की रिएक्शन करवा दी, मान लीजिए हमने 2I2 से, किससे करवा दी, 2I2 से। तो ये भी क्या करेगा, अपना एक कंपाउंड बनाएगा। अब वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ZrI4। क्या हो जाएगा कंपाउंड, ZrI4। ये कंपाउंड क्या है, वोलेटाइल कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे, गर्म कर देंगे। हमने क्या दे दी, इसको हीट दे दी, यानी इसको गर्म कर दिया। हम लोगों ने इसे गर्म किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिरकोनियम, और 2I2 में टूट जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं कि वेपर फेज रिफाइनिंग किन किन में हो सकती है। तो इन तीनों मेटल में हो सकती है। इन तीनों के अलावा बहुत ही कम मेटल है जिनमें होगी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा, वेपर फेज रिफाइनिंग किन धातुओं में होती है, तो लिखना है निकल, जिरकोनियम और टाइटेनियम में क्या हो जाती है, आपकी वेपर फेज रिफाइनिंग हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी की, जो अपनी 6th टेक्निक है। तो देखिए क्रोमेटोग्राफी समझना है आप लोगों को। देखिए अगली जो टेक्निक है वो क्या है, क्रोमेटोग्राफी। क्या है, क्रोमेटोग्राफी। देखिए क्रोमेटोग्राफी बहुत टाइप की होती है, जिसमें हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी ज़्यादा यूज करते हैं। देखिए क्या होता है, हम एक कॉलम लेते हैं, हम क्या लेते हैं, एक कॉलम लेते हैं। इस कॉलम के अंदर हम सिलिका वगैरह और जो भी अपना सेपरेटेड कंपाउंड है इसके अंदर हम ऐसे भर लेते हैं। ये क्या है, कॉलम है। क्या है, ये कॉलम है। अब देखिए क्या होता है, हमारा जो इम्प्योर मेटल है वो हमने इसके अंदर फिल कर लिया। क्या कर लिया, इसके अंदर इम्प्योर मेटल को फिल कर लिया। फिर क्या होता है, हम इसके साथ क्या करते हैं, एक अदर जो कंपाउंड है, एक अदर जो सॉल्यूशन है वो हम डाल देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मेटल है वो हमें अलग टाइप से मिल जाएगी।
और जो यहाँ पे इम्प्योरिटी है वो अलग टाइप में मिल जाएगी। यहाँ पे हम क्रोमेटोग्राफी को इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। देखिए आप लोगों को जो PDF है मेटलर्जी का PDF कल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल वाले लेक्चर में चेक कर लेना। कल का लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा। तो देखिए ये जो 6 टेक्निक है वो कंप्लीट हो गई, यानी हमारी रिफाइनिंग पूरी कंप्लीट हो गई। और रिफाइनिंग से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैंने बता दिए। और रिफाइनिंग में जो रिएक्शन है जो बच गई थी, थ्योरेटिकल रिएक्शन थी, वो आप लोगों को PDF के अंदर मिल जाएगी। और PDF को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF आपको लेना है। अब देखिए रिफाइनिंग के बाद हमें क्या पढ़ना है। हमने प्योर मेटल तो ले ली, क्या ले ली हमने, प्योर मेटल ले ली, यानी अपना काम जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो थर्मोडाइनमिक पार्ट है, यानी उष्मागति की पार्ट है, वो यहाँ पे थोड़ा सा बच जाता है, जिसमें हम एलिंगम आरेख देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एलिंगम आरेख, और एलिंगम आरेख से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोगों को देखने हैं। देखिए सब बच्चों के पास नोट्स नहीं होते हैं। आज मैंने लाइव सेशन में आप लोगों को बताया था, नोट्स नहीं है तो इंस्टाग्राम पे जेड केमिस्ट्री बाई केवी पे सर्च करके आप वहाँ पे लिख लीजिए प्लीज़ नोट्स। जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड है हमारे पास वो हम आप लोगों को दे देंगे, क्योंकि हर एक बच्चा है जो कोर्स प्रोवाइड नहीं करा पाता 3000 का, 4000 का, 5000 का, क्योंकि सभी बच्चों के पास इतना पैसा नहीं होता है। काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी बुक्स भी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, इसलिए मैंने नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाने का सोचा है। तो आप लोग बेझिझक इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और फिर से वही बात, अगर इंस्टाग्राम डाउनलोड नहीं है तो अरे आप सीख जाओ और एक बार मैसेज कर दो। आप लोगों को 1 जुलाई को सारे के सारे नोट्स हैं जो मिल जाएंगे सभी बच्चों को। अब हम एलिंगम आरेख है यानी जो थर्मोडायनेमिक पार्ट है मेटलर्जी का, वो हम कल के लेक्चर में कर देंगे। और कल का लेक्चर हमारा मेटलर्जी का लास्ट लेक्चर होगा। जो कोई भी क्वेश्चन है फटाफट से पूछ लीजिएगा ताकि हमें पता रहे। और सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता लगे कि कितने बच्चे देखते हैं। और सभी बच्चे वाई वाई लिख दिया करें ताकि हमें पता रहे कि कितने बच्चे देखते हैं। हमें पता नहीं चलता है कि कितने बच्चे देख रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।